हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में हमें इस बीते वीक के जितने भी इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में करंट अफेयर आए हैं उनकी डिस्कशन करनी है। तो हम इंक्लूड कर रहे हैं 14 अगस्त से 20 अगस्त तक की सारी न्यूज़ को, जो भी इस हफ्ते में हुआ है उसको देख लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप अपनी करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हो बहुत क्विक तरीके से, तो परचम क्लासेस आप लोगों के लिए करंट अफेयर रफ्तार का ऑप्शन लाया है। इसके अंदर क्या होगा, जनवरी 2023 से जून 2023 की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं उनकी जो हेडलाइंस हैं वो आप लोगों को एक ही जगह कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी। कौन कौन से न्यूज होंगी, ये सारी थीम्स आप देख पा रहे हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ओबिचुरी, स्टेट न्यूज, साइंस चेक, नेशनल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारी जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्स, रैंकिंग, फाइनेंस, जिस तरीके के सवाल एग्जाम में बनते हैं उसी हिसाब से, उसी लिहाज से आपको सारी हेडलाइंस एक जगह कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगी, ताकि आपको जल्दी जल्दी अपनी रिवीजन करनी हो तो विद इन 2 डेज भी आप 6 महीने की न्यूज को अच्छे से कवर कर सकते हो। ये इनिशिएटिव शुरू हो चुका है। परचम ऐप पर आपको इसकी बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। कहाँ से आपको क्या करना है वो सब डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हुआ क्या। अभी भाई सबको परेशान करने वाला जो चाइना है आज खुद मुसीबत में है। क्या हुआ? चाइना का जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि जो वहां का सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये डिक्लाइन हो गया है काफी हद तक। मतलब 0.3% से डिक्लाइन हो गया है, जिसकी वजह से वहां पे डिफ्लेशन हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे डिफ्लेशन हो रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ्लेशन का मतलब नहीं पता। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ, अपस्फीति होता है चाइना में 0.3% से वहां पे अपस्फीति हो गया है। एक होता है मुद्रास्फीति, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी महंगाई कहते हैं। ये महंगाई का जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन में आपके जो प्राइसेस हैं वो राइज होते हैं। कोई चीज 5 रुपए की है, उसके प्राइस बढ़ के 25 रुपीज हो जाएंगे, 30 रुपए हो जाएंगे, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, यानी 5 से पहले से ज्यादा हो रहे हैं, उसको तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब कोई चीज 100 रुपीज की है और अब वो 30 रुपीज की आपको मिल रही है, इस कंडीशन को हम डिफ्लेशन कह रहे हैं, यानी प्राइसेस का कम होना। गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस का जनरली गिर जाना, इसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। चाइना के अंदर ऐसा ही हुआ है। इससे अब इम्पैक्ट क्या होगा, इससे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, वो देखते हैं। अब देखो डिफ्लेशन होता क्यों है। हालांकि मैंने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप लोग हमारी ही परचम क्लासेस की ही प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां आपको मेरे इकोनॉमिक्स के सेक्शन मिल जाएंगे। आपका सारा बेसिक्स इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का वो सब वहां से कवर हो जाएगा। बट जो एस्पिरेंट्स को फुर्सत नहीं है वो देखने की, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बिजी भी होते हैं कुछ लोग। ठीक है। तो डिफ्लेशन देखो होता क्या है। डिफ्लेशन में मैंने आपको क्या बताया कि प्राइस जो है वो गिर गए हैं, प्राइस गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब किसी भी चीज के प्राइस कब गिरते हैं, जब डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, उस केस में डिफ्लेशन होता है। अब डिमांड कम क्यों होगी, सोच के देखो। डिमांड कम तब होती है जब आपके पास मनी कम है, जब आपके पास पैसा कम है। जब मनी कम है तो डिमांड कम है, डिमांड कम है तो डिफ्लेशन है। ठीक है। अब मनी कम क्यों है? जब आपको लोन्स नहीं मिल पा रहे हैं, जब आपको मनी अरेंज नहीं हो पा रहा है बैंकों से। तो अगर ये बैंक्स क्या करें, मतलब कि जब हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपको लोन मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में जो मनी है वो कम होगा। भाई 5 की जगह 50% ब्याज पर आपको लोन मिल रहा है, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं कौन लेके आए इतना पैसा, वापस भी तो देना है, कैसे चुकाएंगे। तो वहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, जब कभी भी लोन महंगे मिल रहे हैं, आपको डिफिकल्टी हो रहा है लिक्विडिटी मिलने में, पैसा मिलने में, तो आप लोगों के पास पैसे की कमी हो गई। पैसे की कमी हो गई तो अब डिमांड नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से डिफ्लेशन हो जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। अब आपको ये मैंने टास्क दे दिया कि आपको डिफ्लेशन से लड़ना है, यानी डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, मार्केट में डिमांड को बढ़ाना है। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मैम जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको कम कर दो। यहीं से तो प्रॉब्लम हो रही है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तभी तो डिफ्लेशन हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर दोगे।
लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? सस्ते सस्ते लोन मिलने लग जाएंगे। किसी का गाड़ी का सपना, किसी के घर का सपना, किसी की पढ़ाई का सपना, सारे एजुकेशन लोन, होम लोन, ऑटोमोबाइल लोन, ये सारे लोन्स आपको बहुत इजी रेट्स पे मिलने लग जाएंगे। अब जब लोन मिल जाएंगे तो आप लोग डिमांड करोगे। सोच के देखो, एक तो ये फायदा हो गया डिफ्लेशन से, दूसरा आप लोग डिमांड बढ़ा दोगे। अब डिमांड बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा ना। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ने से अपना जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी बढ़ जाएगा। और प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा भाई? अब 5 गाड़ियों की डिमांड नहीं आई, 500 गाड़ियों की डिमांड आई है। तो बनाने वाले भी तो ज्यादा चाहिए, यानी लेबर की नीड ज्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खुलेंगे। तो ये सब तो होते हैं फायदे किसके? डिफ्लेशन के। जैसे जीडीपी ग्रोथ का हो जाना, प्रोडक्शन बढ़ जाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना, ठीक, क्योंकि लेबर की नीड बढ़ रही है। और इन लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यानी कि लोन मिल जाएगा इजी रेट्स पे। और आप जितने भी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जितने भी आपकी डिपॉजिट स्कीम के अंदर पैसा पड़ा है, वहां इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलने लग जाएगा। जो सेविंग इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, एफडी के रेट्स बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा? कंज्यूमर को फायदा होगा। लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि आपका देश नीचे जा रहा है ना। डिफ्लेशन बहुत ज्यादा होना इट्स नॉट अ गुड थिंग, अच्छी चीज नहीं है डिफ्लेशन बहुत ज्यादा होना। यहाँ पे सब बातें बताई हुई है। ठीक है, अब इसके नेगेटिव क्या है? इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाएगी। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाएगी मतलब बैंक्स क्या कर रहे हैं? लोन तो दे रहे हैं, बैंक्स बाहर लोन तो दे रहे हैं डिमांड बढ़ाने के लिए। लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी अगर डिमांड नहीं बढ़ सकी तो मे बी वहां पे एक ट्रैप बन जाए, यानी इकोनॉमिक्स एक स्पाइरल में घूम जाएगी कि हमने और कम कर दिए रेट्स ऑफ इंटरेस्ट लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब मे बी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन आ जाए, बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो डेट है, डेट सर्विसेज वो महंगी हो जाती है। इतना सारा नुकसान और इतने सारे फायदे जो हैं वो आपको इसके देखने को मिलेंगे। अब इस किसकी वजह से चाइना के अंदर डिफ्लेशन आया? तो कोविड के वजह से 1 महीने से ज्यादा वहां पे लॉकडाउन्स वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, कोविड जो है जिसकी वजह से चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो काफी हद तक इम्पैक्ट हुई है। ठीक है, लॉकडाउन लगा था जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया है और प्रॉपर्टी और बैंकिंग सेक्टर में स्लो डाउन आ रहा है, ऑलरेडी स्लो डाउन है। और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर बैंक कम लेगा तो वो एक स्पाइरल में फंस जाएगा, एक रिसेशन के स्पाइरल में, कि एक तो पहले ही बैंक को नुकसान लगा हुआ है कोविड की वजह से, ऊपर से आप और सस्ते लोन देने पड़ेंगे आपको डिफ्लेशन में, तो जिससे आपकी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट न्यूज है कि जो आरबीआई है उसने क्या कहा है? विल इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड एस्टैब्लिश प्रॉपर रूल्स फॉर रीसेटिंग इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स फॉर फ्लोटिंग रेट लोन्स। ये क्या है पहले आप समझ लीजिए। दो तरीके के लोन्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड लोन और एक होता है फ्लोटिंग लोन। फ्लोटिंग लोन, फिक्स्ड लोन क्या होता है और फ्लोटिंग लोन क्या होता है? फिक्स्ड लोन में क्या होगा, आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। जो लोन आपने लिया है इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है और हर महीने आपको उतना ही पैसा बार बार बैंक को देना है आपकी इंस्टॉलमेंट के लिए। फ्लोटिंग में क्या होता है, जो आपका परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो परसेंटेज है वो वेरी करता रहता है, वो वेरी करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। यानी कि कभी तो ज्यादा इंस्टॉलमेंट देनी है, कभी आपको इंस्टॉलमेंट कम देनी है। अब इससे नुकसान क्या हो गया? जो एक मिडिल क्लास फैमिली है या कोई भी ऐसी फैमिली है जो मजबूरी में थी तभी तो लोन लिया है ना, जिसके पास बहुत पैसा पड़ा है वो तो क्यों ही लोन लेगा। अब जो परिवार है जिसने लोन लिया है और फ्लोटिंग लोन लिया है, यानी कभी कम कभी ज्यादा, वो अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं कर पाता, वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाता। इस साल तो 5,000 रुपए ही इंस्टॉलमेंट के दिए थे, क्या पता अगली बार रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लग जाए और 25,000 रुपए देने पड़ जाए। तो आप एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हो। हालांकि जो फ्लोटिंग लोन होता है वो फिक्स्ड के कंपेयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो कम होता है, लो होता है, लेकिन फिर भी एक फिक्स्ड प्लान आप नहीं बना पाओगे। तो अभी क्या कहा गया है कि इस फ्लोटिंग लोन में ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम थी।
बैंक कुछ भी कह देता है कि अब की बार आपको 5 देने, अब की बार 25 देने, अब की बार 30 देने, अब की बार 2000 देने हैं। तो इसके अंदर आरबीआई ने ये कहा है कि फ्लोटिंग लोन में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ट्रांसपेरेंसी कि किस बिहाफ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो और किस बिहाफ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा रहे हो, ताकि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है जिसने आपसे लोन लिया है, वो अपने हिसाब से अपने घर की प्लानिंग कर सके, अपने हिसाब से अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग कर सके, और उसको ये तो पता लगे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा और कम हुआ है तो क्यों कम क्यों हुआ है। न्यूज तो थी इतनी। अब देख लेते हैं टेक्निकल टर्म्स में अखबार क्या कह रहा है, देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि फ्लोटिंग रेट लोन क्या होता है, जो पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। ठीक है, रेपो रेट पे डिपेंड करता है। ये रेपो रेट आपको पता है ना, जैसे ये आरबीआई है। आरबीआई किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक को पैसा दे रहा है, X% से पैसा दे रहा है तो बैंक आपसे X पर प्लस 2% चार्ज करेगा। तो जैसे ये कम ज्यादा होगा वैसे ही ये कम ज्यादा होगा। अगर बैंक ने आपको Y% दिया है लोन, तो बैंक आपसे Y पर प्लस 2% लोन चार्ज करेगा। यानी कि जो फ्लोटिंग होता है वो अकॉर्डिंग टू रेपो रेट कम ज्यादा होता रहता है। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, जो कस्टमर हैं जो अपना मोर्टगेज वगैरह रखते हैं, इसको एडजस्टेबल एडजस्टेबल लोन भी कहते हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल होता है, फिक्स्ड के अंदर एक जैसा हमेशा रहेगा। यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हो। फ्लोटिंग में 1 से 2% चीपर आपको लोन मिल जाएगा, 1 से 2% चीपर लोन मिल जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, हम हमेशा यही क्यों सोचे ज्यादा होंगे, कम भी तो हो सकते हैं। ठीक है, इसे सेविंग्स भी आप कर सकते हो कि इस महीने हमने ज्यादा दे दिया तो कोई बात नहीं, अगले महीने कम जा रहा है तो हम सेव कर लेंगे कुछ पैसा। इसे ड्रॉबैक क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो पाती है। इधर फिक्स्ड में देखो, इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट कंडीशन के इररिस्पेक्टिव होते हैं। मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सेम रहेगा। लेकिन इससे क्या होगा, एक रीपेमेंट शेड्यूल आप बना लोगे। लेकिन इसका नुकसान क्या है, ये फ्लोटिंग के कंपेयर में थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, थोड़ा महंगा होता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों चाहिए, ताकि हायर ईएमआई गई है तो क्यों गई है और लोअर ईएमआई क्यों गई है, ये सारी कंडीशंस आपको प्रॉपर रूप से पता लगती रहे। ठीक है, तो इसलिए इसमें आरबीआई ने कहा है भाई हम इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने पॉलिसी रेपो रेट 6.5% ही रखने को कहा है। एक बार मैं आपको रेपो रेट बता ही देती हूँ। रेपो का पूरा नाम क्या होता है समझो, रीपर्चेज ऑप्शन। रैप मींस रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ओ से है ऑप्शन, मतलब जो बैंक है वो क्या कह रहे हैं, वी विल रीपर्चेज इट। हमारे पास कुछ रीपर्चेज का ऑप्शन है, आई विल रीपर्चेज इट। हम किसी चीज को रीपर्चेज कर लेंगे, फिर से खरीद लेंगे। मूवीज में देखते हो ना कि मैं तुम्हारे गहने गिरवी रख के आया हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन बहुत जल्दी मैं इनको छुड़वा लूंगा, बहुत जल्दी मैं ये वापस ले आऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से बैंक कुछ गिरवी रखता है आरबीआई के पास लोन लेने के लिए। ठीक है, और फिर कहता है कि ये जो मैंने आपके पास मॉर्टगेज रखा है ना, ये जो सिक्योरिटी रखी है, ये मैं रीपर्चेज कर लूंगा। ठीक है, आपका पैसा वापस करके मैं ये रीपर्चेज कर लूंगा, दिस इज रीपर्चेज ऑप्शन। अब ये रेपो रेट क्या होता है इसको समझो, रेपो तो समझ आ गया, रेपो रेट क्या होता है इसको जानते हैं। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं। हम्म, हाँ, समझो। एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है कोई भी बैंक, मैंने मान लिया एसबीआई। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बैंक्स, मैं एग्जाम्पल के लिए एसबीआई ही हमेशा लेती हूँ। एसबीआई ने कहा आरबीआई को कि भैया 100 रुपए दे दो, कह रहा है ले लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पैसा बिफोर 1 ईयर, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ये पैसा मैं आपको दूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए, और इसके बदले आप कुछ कोलेट्रल मेरे पास रख दोगे, आप कुछ गिरवी मेरे पास रख दोगे, और आप मुझे बदले में 106 रुपए 50 पैसे दोगे। कितने, 106 रुपए 50 पैसे, यानी 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये लगा है, दिस इज रेपो रेट। और जब एसबीआई इसको वापस दे देगा ये पैसा 106 रुपए 50 पैसे, तो इसका जो ये कोलेट्रल था ये इसको वापस मिल जाएगा। इसका मतलब ये रीपरचेज कर रहा है अपने कोलेट्रल को, दिस इज रेपो रेट। अब क्या कहा गया है, न्यूज क्या है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को वैसा ही रखा है जैसा पहले था।
पहले भी 6.5% था, अब भी 6.5% है। बाई मंथली पॉलिसी भारत में चलती है, हर 2 महीने के बाद रिव्यू करना पड़ता है कि महंगाई क्या चल रही है और रेपो रेट कम करें या ज्यादा करें। अब दिमाग में एक सवाल आएगा कि महंगाई का और रेपो रेट का क्या कनेक्शन है। समझो, यहाँ पे आरबीआई ने एसबीआई को कहा कि तुम्हें 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज लगेगा। ठीक है, समझना बिल्कुल ध्यान से। आरबीआई ने जब रेपो रेट को कहा कि 6.5% लगेगा, तो बैंक आपको कितने में देगा? बैंक को कितने में मिला है? 6.5% पे लोन मिला है। बैंक आपको कहेगा जी 8.5% पे मैं आपको दूंगा, कस्टमर को दूंगा, यानी क्लाइंट को लोन दूंगा। ठीक है। अब अगर रेपो रेट 8% हो जाता है, अगर रेपो रेट 8% हो जाता है, तो बैंक क्लाइंट को क्या कहेगा कि मैं आपको 10% पे लोन दूंगा, क्योंकि बैंक को ही पीछे से महंगा लोन मिल रहा है, तो बैंक आपको भी तो महंगा लोन देगा। समझ रहे हो? जब लोन महंगे होंगे तो लोग कम पैसा बैंक से लेके आएंगे। कम पैसा आएगा तो कम डिमांड करोगे, कम डिमांड करोगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है। टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल इंक्रीज रेपो रेट। ठीक है, विल इंक्रीज रेपो रेट। अब आपको अगर ये और ज्यादा डिटेल में जानना है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाना, क्योंकि न्यूज की सेशन चल रहा है तो न्यूज में हम इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकते। ठीक है, तो रेपो क्या है वो हमने जाना, इसका क्या रिलेशन है वो हमने जाना। अब ये कहा है कि इसको 6.5% ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है। और क्या कहा है कि जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है वो 10% से इंक्रीज कर दिया। सीआरआर क्या होता है? बैंक के पास जितना भी अमाउंट होता है, बैंक के पास जो भी इसका एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है, उसका X% उसे आरबीआई में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप अपनी नौकरी लगने के बाद एक हिस्सा अपनी मम्मी को या अपनी वाइफ को पकड़ा दोगे कि भाई ये तुम रख लो, मजबूरी में काम आएगा। इसी तरीके से बैंक्स को क्या करना होता है, जो भी उसके पास एनडीटीएल है उसका X% वो आरबीआई में डिपॉजिट करवा देता है, कैश की फॉर्म में, ओनली इन कैश, क्योंकि नाम क्या है, कैश रिजर्व रेशो। और जिसके बदले आरबीआई उसको लोन वगैरह कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है। तो बैंक क्या करता है कि आरबीआई में X% पैसा कैश में जमा करा देता है। अब क्या कहा है कि पहले अगर सीआरआर जितना भी था उसमें 10% और इंक्रीज कर दिया। पहले मान लो 4% सीआरआर था, तो अब 10% से और इंक्रीज कर दिया, यानी कि 14% सीआरआर अब आरबीआई में जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब आपको पता है सितंबर तक बहुत सारे लोग 2-2 हजार के नोट जो है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद डिमोनेटाइजेशन हो रहा है 2000 के नोट्स का, और टारगेट दे रखा है बैंक वालों ने, मतलब सरकार ने सभी लोगों को कि आराम से आप अपना पैसा बैंक में जमा करवा दीजिए, कोई ऐसे मतलब रश नहीं होगा और बहुत ऐसे होच पोच के अंदर कुछ नहीं होगा, आराम से पैसा बैंक में जमा कराओ। अब सबको पता है कि सितंबर आने ही वाला है, तो सब लोग अपना पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं। बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी हो जाएगा, और वो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में लोन के रूप में ना जाए, नहीं तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। मार्केट में लोन के रूप में ना जाए, इसलिए आरबीआई ने क्या कहा कि आपका सीआरआर बढ़ रहा है और आप ये पैसा सीआरआर में, यानी मेरे पास इसको भेज दोगे, मेरे पास कैश की फॉर्म में जो भी आपके पास एक्सेस मनी आएगा उसको भेज दोगे। तो ये दो स्टेप लिए हैं, 6.5% से आपका रेपो रेट रखा है, और 10% से आपका जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है वो बढ़ा दिया है। और क्या काम कहा किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? रेपो रेट को अनचेंज रखा, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई बताई है, 30 बेसिस पॉइंट से 5.4% अपना इन्फ्लेशन हो गया है। ये किस वजह से हुआ है? हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही है। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है कोर इन्फ्लेशन और एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है। इकोनॉमिक्स में कभी भी डायरेक्ट प्रश्न नहीं बनता, जो करंट में चल रहा है उसके टर्म्स को उठा के सवाल बनते हैं। तो हमको जितनी भी करंट की टर्म्स आ रही है वो टर्म्स क्लियर करते चलना, आपका एग्जाम वैसे भी क्लियर हो जाएगा। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, सारी चीजों को इंक्लूड कर देते हैं, फूड को, फ्यूल को, ठीक है, इन सबको इंक्लूड कर देते हैं, और जो भी XYZ थिंग्स होती हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान चप्पल वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। दिस इज द टोटल इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब आप हेडलाइन में से
जब आप हेडलाइन में से फूड और फ्यूल माइनस कर दोगे, जब आप हेडलाइन में से फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन माइनस कर दोगे, दैट इज कोर इन्फ्लेशन। फूड और फ्यूल को ही क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि यही दो आइटम्स ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा अचानक से, बिना किसी वजह के अचानक से कम ज्यादा हो जाती है। जैसे अचानक से टमाटर के दाम बढ़ गए, अचानक से प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो फूड और फ्यूल के इन्फ्लेशन को माइनस करके कोर इन्फ्लेशन निकलता है। अभी क्या कहा है कि जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 5.4% से बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वेजिटेबल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे की गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। और हमारा जीडीपी ग्रोथ 6.5% उन्होंने आंका है, सिर्फ ये प्रोजेक्शंस होती हैं। सीआरआर को 10% से बढ़ा दिया है ताकि एक्सेस मनी को एब्जॉर्ब किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 40.5 मिलियन लोन ये दिया है मेघालय को। किसको? मेघालय को। किस लिए? चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए और मैटरनल मेंटल हेल्थ के लिए, माँ की मानसिक अवस्था के लिए और बच्चों की डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक मेघालय को दे रहा है। मेघालय गवर्नमेंट खुद लगाएगी 15.27 मिलियन यूएस डॉलर पैसा, और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया जा रहा है 40.5 मिलियन यूएस डॉलर। इसमें जो फंडिंग होगी वो किस हिसाब से होगी? 2 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस जापान दे रहा है। जापान दे रहा है, स्पेशली जापान के फंड से आएगा 2 मिलियन यूएस डॉलर फॉर टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पे। जो किस चीज के लिए होगा? जो आंगनवाड़ी स्टाफ है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, और जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है उनके एजुकेटर्स को ट्रेन करने के लिए ये 2 मिलियन यूएस डॉलर स्पेशली जापान दे रहा है इंडिया को, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये सब कोलैबोरेट चल रहा है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या है? चाइल्ड केयर इन्हेंसमेंट करना है। 2 फेजेस में चाइल्ड को डेवलप कर रहे हैं। एक तो 0 से 1.5 साल के बच्चों को, यानी घर पे उनकी केयर प्रॉपर तरीके से हो सके। दूसरा 1.5 से 6 साल के बच्चों का, यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। हमने क्या किया इसके लिए? 1800 एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है और 600 नए आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं रिमोट एरियाज के अंदर। जो चाइल्ड हैं उनकी केयर्स को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, माँ की मानसिक अवस्था पे जोर दिया जा रहा है, मतलब कि उनकी केयर करने के लिए न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है 6 महीने से लेके 6 साल के बच्चे तक का, ताकि माल न्यूट्रिशन का शिकार वो ना हो। जिन एरियाज के अंदर ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, खासा ध्यान वहां दिया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हमारा पूरा हो जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या कहता है? जीरो हंगर की बात कर रहा है। गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। दोनों उद्देश्य को साथ में लेते हुए मेघालय सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये काम कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें, 1966 में बना है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, प्रेसिडेंट ये आसाकावा जी हैं, और मेंबरशिप 68 मेंबर्स की है। 49 रीजनल मेंबर है एशिया और पैसिफिक से, 19 नॉन रीजनल मेंबर हैं जो इस रीजन के बाहर से हैं, एशिया के बाहर से हैं। ठीक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में था। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज, आरबीआई ने पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मैं आपको ना पहले बता देती हूँ ये है क्या। आरबीआई देखो ये चाह रहा है कि किसी भी कस्टमर को अगर लोन लेना हो तो उसे किसी तरीके की दिक्कत ना हो, फ्रिक्शनलेस काम करे, वो बहुत जल्दी क्विक और इजी तरीके से उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। इसके लिए वो टेक्निकल अपग्रेडेशन कर रहा है ताकि किसी भी कस्टमर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यही है कि पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है, और ये सारा काम आरबीआई इनोवेशन हब, जो फुली आरबीआई की एक सब्सिडरी है, फुली आरबीआई ओन्ड सब्सिडरी है इनोवेशन हब, जिसका काम आरबीआई के टेक्निकल इनोवेशंस करना ही है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये सारा काम किया जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा? डिजिटल इंफॉर्मेशन लेंडर्स तक पहुंच जाएगी कि कब कहां कितना लोन आपको मिल सकता है। फेज्ड मैनर में इस काम को शुरू किया जा रहा है। 17 अगस्त से ये काम शुरू हो चुका है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट का मतलब होता है अभी कुछ स्थानों पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि ये सही होगा या नहीं होगा। बैंक्स के साथ साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और जो फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनी होती है वहां से भी आपको कितना लोन, कैसे क्या मिल सकती है सर्विसेज, उन सब के बारे में भी कस्टमर को इजी तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।
एंड टू एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, प्लग एंड प्ले मॉडल का यूज किया जाएगा। जैसे ही बटन दबा रहे हो आपकी जरूरतें आपके हाथ में होंगी, यानी सीमलेस ऑफर आपको किया जा रहा है। उसके बाद महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, बहुत बार मैं इसको बता चुकी, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लगभग हर हफ्ते ये आ रहा है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट क्या है? ये सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के अंदर ही लागू हुआ था, फिर बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बना जिसने इसको ऑफर करना शुरू किया। अब न्यूज में ये है कि 5 बैंक्स ने इसको ऑफर करना शुरू कर दिया है। ये 5 बैंक कौन कौन से हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। ये 5 बैंक ऐसे हैं जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ऑफर करने की शुरुआत कर रहे हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में क्या होगा, 2 साल के लिए महिला या माइनर गर्ल के नाम पे अकाउंट्स ओपन होंगे। 1,000 रुपए से अकाउंट शुरू होगा और मैक्सिमम 2 लाख रुपए इसके अंदर होंगे। ये एक फिक्स डिपॉजिट की स्कीम है। 1 साल के बाद आप बिना किसी पेनल्टी के 40% पैसा इसमें से निकाल सकते हो। 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये पैसा जो है वो आपका जमा हो रहा है, लेकिन महिला या माइनर गर्ल के नाम पे ही ये पैसा जमा होगा। ठीक है, आप मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हो, आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, लेकिन इन टोटल आपका 2 साल में 2 लाख रुपया ही इसमें जाएगा। आपने मान लीजिए 3 अकाउंट करे, एक में 1 लाख, एक में 50,000, एक में 50,000, ऐसे कर रहे हो, या आप एक ही अकाउंट में 2 लाख कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये पूरी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम थी। अब 5 बैंक्स ने इसको ऑफर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के अंदर था, फिर बैंक ऑफ इंडिया में आया, अब 5 बैंक्स के अंदर ये हो चुका है। अब एनपीसीआई ने यूपीआई चलेगा 3.0 कैंपेन लॉन्च किया है। देखो, एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, 2008 में आई थी, आप लोग जानते हो इसके बारे में, मैंने डिटेल में बताया था। अब इसने देखो एक तो यूपीआई लाइट चलाया था, मैंने एक्सप्लेन किया था यूपीआई लाइट क्या था। छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए यूपीआई लाइट आया था। उसके बाद यूपीआई ऑटो प्ले, यूपीआई ऑटो, इसके अंदर क्या था, जो आपके डेली के बिल्स होते हैं ना, कि हर महीने इतना, भाई फोन का रिचार्ज हो जाए, हर महीने इतना इंटरनेट का रिचार्ज हो जाए, तो इसके माध्यम से अपने आप आपके अकाउंट से वो रिचार्ज ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएंगे। यूपीआई लाइट, यूपीआई ऑटो, ये सब लॉन्च किया था। अभी यूपीआई 3.0 चलेगा, यूपीआई चलेगा 3.0 कैंपेन। यूपीआई चलेगा मतलब क्या है, यूपीआई का जो कनेक्टिविटी है ऑल ओवर इंडिया में और ज्यादा तेजी से बढ़ाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीआई का यूज करें। ठीक है, तो ये न्यूज थी जिसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ये सारी बातें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यूपीआई ऑटो पे, ठीक है, यूपीआई लाइट, ये सब चीजें मैं बता चुकी हूँ तुम्हें पहले भी। यूपीआई चलेगा 1.0, 2.0 ऑलरेडी आ चुका था, अब 3.0, यानी कि अब इसके बारे में एजुकेशन, अवेयरनेस, लिटरेसी, ये सब भी इनहेंस की जाएगी, और साथ में यूपीआई के यूज पे ध्यान दिया जाएगा। एनपीसीआई क्या है, 2008 में बना, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी सीईओ दिलीप आसबे हैं। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट के ऑपरेशंस पे ध्यान देता है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये पूरी बात थी, ये पूरी कहानी थी हमारी न्यूज की। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दिस कि which of the following is true about deflation, which of the following is true about deflation? ठीक है, ठीक। ए ऑप्शन, it is general fall in prices of goods only. B option, general fall in prices of services only. C option, general fall in prices of goods and services both, goods and services both. D option, general rise in prices of goods and services both. आपको इसका सही सवाल, सही आंसर जो है, सही ऑप्शन आपको टिक करना है और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताने हैं। आई होप आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।